हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12th क्लास के फिजिक्स का जो रोटेशनल डायनामिक्स है फर्स्ट चैप्टर, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है टॉर्क और उसका एक्सप्रेशन। टॉर्क और उसके एक्सप्रेशन के बारे में हम इस बार पढ़ने वाले हैं। तो टॉर्क क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने एंगुलर मोमेंटम टॉपिक में हमने देखे थे कि टॉर्क एक्चुअली क्या होता है। आज हमको टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है, टॉर्क का डेरिवेशन निकालना है। टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू आई अल्फा। जब रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी तो उस पर जो टॉर्क लगेगा उस टॉर्क का एक्सप्रेशन हमको निकालना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो चलो, ये जो टॉर्क का एक्सप्रेशन देखने के पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और साथ में कमेंट भी करो कि वीडियो कैसा लगा क्या लगा करके। और एक बात कि इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करो ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो मान लो एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी हमने कंसिडर कर दी है। रिजिड बॉडी का शेप कुछ भी हो सकता है। ये रिजिड बॉडी है, ये रोटेट हो रही है अबाउट एन एक्सिस। एक एक्सिस हो गया, इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो रही है। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का फार्मूला आई अल्फा आपने देखे होंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर होता है। तो वहाँ पे हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में बॉडी घूम रही है हम बताते हैं। एक्चुअली वहाँ पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। कोई भी रोटेटिंग बॉडी हो तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब कांस्टेंट होते हैं। कोई भी रिजिड बॉडी जब रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब कांस्टेंट होते हैं। लेकिन टॉर्क के फार्मूले में जो हमको डिराइव करना है तो वो हमको प्रूफ करना है अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा यानी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसलिए हम एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, तो कंसिडर अ रिजिड बॉडी। हमने कंसिडर करते हैं एक रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रही है विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट एन एक्सिस। उस एक्सिस के अबाउट में जो पास हो रहा है पॉइंट ओ पे से, और इस बॉडी के प्लेन को, इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर है एक्सिस। ठीक है, जो फिगर में दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ, सपोज रिजिड बॉडी इज मेड अप फ्रॉम। सपोज हम मान रहे हैं कि जो रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी कैसे बनी है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। रिजिड बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, जिनका मास है m1, किसी का मास है m2, किसी का मास है mn। ऐसे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या है, बॉडी बनी हुई है। तो सपोज इस बॉडी मेड अप फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जिनका मासेस है m1, m2, m3 डैश mn, और ये सिचुएटेड है कितने डिस्टेंस पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो m1 पार्टिकल है तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 पे सिचुएटेड है। m2 जो पार्टिकल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 पे सिचुएटेड है। उसी तरह m3 पार्टिकल, उसी तरह mn पार्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस से सिचुएटेड रहेगा। ठीक है, तो हमने मान लिया सपोज बॉडी मेड अप फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल जिनका मासेस है m1, m2, m3 डैश mn, सिचुएटेड है कितने डिस्टेंस पे, तो r1, r2, r3 डैश rn। तो ये r1, r2, r3, rn जो है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, फिर जब ये रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है, ये रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन जब परफॉर्म करती है तो इसके सभी पार्टिकल डिफरेंट सर्कल में मूव होते हैं। देन इट्स ऑल पार्टिकल मूव इन डिफरेंट सर्कल। मतलब ये जो m1 पार्टिकल है तो ये अलग सर्कल में घूमेगा, m2 पार्टिकल है ये अलग सर्कल में घूमेगा, और mn पार्टिकल जो है अलग सर्कल में घूमेगा। मतलब सब जो घूमेंगे, सभी के सभी पार्टिकल जो मूव होंगे डिफरेंट सर्कुलर पाथ में मूव होंगे, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल m1 पे लीनियर एक्सेलरेशन लगेगा, इस m2 पार्टिकल पे लीनियर एक्सेलरेशन लगेगा। तो याद रखना, टॉर्क के फार्मूला में एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन होता है लेकिन डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके सभी पार्टिकल क्या में मूव होते हैं, डिफरेंट सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं। सबका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है बट डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन इस पार्टिकल m1 पे लगेगा, m2 पे लगेगा, m3 पे लगेगा, जो लीनियर एक्सेलरेशन रहेगा वो एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा। ओके, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने कौन से चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो सर्कुलर मोशन, मतलब इस रोटेशनल डायनामिक्स का जो सर्कुलर मोशन वाला जो पार्ट था उस पार्ट में हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़े थे, आर अल्फा। तो m1 पार्टिकल का जो
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा वो a1 रहेगा, तो वो r1 अल्फा रहेगा, a2 का r2 अल्फा, a3 का r3 अल्फा, ऐसे करते करते an का rn अल्फा रहेगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगता है यहाँ पे, ठीक है, उस पार्टिकल के ऊपर। जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसके सभी पार्टिकल अलग अलग सर्कल में मूव होते हैं, सबका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बट डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन होता है। वो लीनियर एक्सेलरेशन एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, इस m1 पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, इस m2 पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, तो वो जो फोर्स होगा पार्टिकल जिसका मास m1 है, तो फोर्स का फार्मूला आपको पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो F1 यानी क्या होगा, m1 a1 होगा। अब a1 का फार्मूला r1 अल्फा आपको तो पता है, तो m1 r1 अल्फा ये आपका फोर्स F1 हो गया। तो ये एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो है। अब टॉर्क, तो टॉर्क कैसे आता है, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क कब आता है, जब किसी पार्टिकल को हम लीनियर फोर्स लगाते, कोई पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल हो गया जिसका मास है m1, ये पार्टिकल हो गया जिसका मास m1, तो इसमें टॉर्क कब आएगा, जब इस पार्टिकल को हम फोर्स लगाएंगे। तो कोई भी पार्टिकल में टॉर्क कब आता है, कोई भी पार्टिकल पर टॉर्क कब एक्ट होता है, तो कब एक्ट होता है, जब वो r डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल सिचुएटेड होगा, मतलब r1 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले पार्टिकल को हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें टॉर्क पैदा होगा। तो टॉर्क का फार्मूला हमने कल ही देखे थे, एक पार्टिकल के लिए टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, r1 F1 होता है, ठीक है। r1 क्या होगा, F1, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जो भी पार्टिकल सिचुएटेड था उसको हमने फोर्स लगाया तो उसमें टॉर्क पैदा हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन अ पार्टिकल जिसका मास m1 है तो गिवन बाय, तो ये फार्मूला है, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू r इंटू एफ, तो टाउ1 इक्वल टू, ये टाउ का सिंबल है, टाउ1 इक्वल टू r1 F1। तो F1 की वैल्यू आपने प्रूव कर चुके थे, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी r अल्फा, तो यहाँ पे m1 r1 अल्फा आएगा, अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट। तो m1 को पहले लिख दिया, r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा, तो ये हो गया टाउ1 एक पार्टिकल के लिए टॉर्क। सिमिलरली टॉर्क ऑन अदर पार्टिकल क्या होगा, सिमिलरली इस तरह निकालेंगे, तो शॉर्टकट अपन लिखेंगे m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, टाउ3 के लिए m3 r3 का स्क्वायर अल्फा, और टाउ n के लिए n पार्टिकल पे जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, mn rn का स्क्वायर अल्फा होगा। अब पूरे बॉडी का हमको टॉर्क निकालना है, हमको क्या निकालना है, पूरे ये जो रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में परफॉर्म करी, तो इसका पूरा टॉर्क निकालना। तो पूरा टॉर्क क्या होगा, तो सभी पार्टिकल का टॉर्क का सम होगा। तो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू क्या होगा, टाउ इक्वल टू टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस डैश प्लस टाउ n होगा। तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, टाउ1 की वैल्यू क्या थी, m1 r1 का स्क्वायर अल्फा, टाउ2 की वैल्यू m2 r2 का स्क्वायर अल्फा, टाउ3 की वैल्यू m3 r3 का स्क्वायर अल्फा, और प्लस डैश प्लस टाउ n की वैल्यू mn rn का स्क्वायर अल्फा। तो सब में देखो आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फा कॉमन दिख रहा है। तो अल्फा ने एंगुलर एक्सेलरेशन कॉमन निकल, कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर डैश प्लस mn rn का स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मास और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सम ऑफ, ये क्या है, सम है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ मास का और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने होता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आई हो गया, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये प्रूफ हो गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इज टाउ इक्वल टू आई अल्फा, जो किससे एनालॉगस है, टॉर्क किससे एनालॉगस होता है, तो आपको पता है लीनियर फोर्स से एनालॉगस होता है। और लीनियर फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लीनियर फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। कोई बॉडी को हम लीनियर फोर्स लगाते हैं तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। और उसमें अपोज, उस एक्सेलरेशन को अपोज जो करने का काम करता है वो कौन करता है, मास करता है। तो जो काम मास करता है वो काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। और टॉर्क क्या प्रोड्यूस करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और लीनियर फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, तो लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एनालॉगस कौन है, मास एनालॉगस है लीनियर फोर्स में। तो ये था एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क आई अल्फा। तो ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसका डेरिवेशन कैसे क्या आया है, इसकी थ्योरी को पढ़ो, यहाँ पे थ्योरी वगैरह सब दी है, आप थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको लिखो अच्छे से। ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लॉ ऑफ, नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ो।